हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 26 अपठित गद्यांश। अपठित का शाब्दिक अर्थ है जो कभी पढ़ा ना गया हो, अर्थात जो पाठ्यक्रम से जुड़ा नहीं है और जो अचानक ही हमें पढ़ने के लिए दे दिया जाए। उस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिनका उत्तर देने के लिए कहा जाता है। गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के नियम। गद्यांश को 2 से 3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। अनुच्छेद को पढ़ते हुए विशिष्ट स्थानों को रेखांकित करना चाहिए। प्रश्नों तथा दिए गए विकल्पों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए ताकि उचित विकल्प का चुनाव कर सकें। उचित शीर्षक के विकल्प का चुनाव करते समय संक्षिप्तता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। अब नीचे कुछ अपठित गद्यांश दिए गए हैं, पढ़कर उनके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विजयदशमी के दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त की। राम की विजय यात्रा में राम की सहायक वन की वानर और भालू जातियां थी। अयोध्या से कोई सेना नहीं आई थी। राम की इस विजय ने अत्यंत साधारण लोगों में भी आत्मविश्वास भरा। इससे प्रेरणा लेकर गांधी जी ने भी स्वाधीनता का विजय अभियान चलाया था। राम की विजय से राक्षसों का प्रभाव नहीं हुआ, केवल रावण के अहंकार का अंत हुआ। भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी अंग्रेजों की सभ्यता को मिटाने का कोई प्रयत्न नहीं हुआ, केवल उनका प्रभुत्व समाप्त करके जनता का स्वराज स्थापित करने का लक्ष्य रहा। हम भारतवासी आने वाली फसल के नए अंकुर से अपनी जय यात्रा का आरंभ मानते हैं, इसीलिए हमारे लिए विजयाभास समाप्त नहीं होता। विजयदशमी के दिन लोग नीलकंठ पक्षी को देखना चाहते हैं। नीलकंठ का गला नीला होता है। लोग उस पक्षी में जहर पीने वाले शिव का दर्शन करना चाहते हैं। आत्मजयी जब विजय के लिए निकलेगा तो उसे अपयश, लोक निंदा तथा लोकप्रियता का जहर पीना ही पड़ेगा। तो उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प छांटिए। क, राम की विजय यात्रा में कौन सहायक थी? वन्य वानर एवं भालू जातियां। विजयदशमी का निहित अर्थ क्या है? धन शक्ति की विजय, सैन्य शक्ति की विजय, जन शक्ति की विजय या फिर राज्य शक्ति की विजय। तो विजयदशमी का निहित अर्थ है जन शक्ति की विजय। राम की विजय से प्रेरणा लेकर गांधी जी ने क्या किया? अंग्रेजों को मिटाना चाहा, अंग्रेजों की प्रभुता को नष्ट करना, अंग्रेजों की सभ्यता को मिटाना या अंग्रेजी सेना को समाप्त करना, अंग्रेजों की प्रभुता को नष्ट करना। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। असत्य पर सत्य की विजय, राक्षसों की हार, नीलकंठ या फिर आत्मजयी। तो आप कह सकते हैं आत्मजयी और या फिर असत्य पर सत्य की विजय। अब दूसरा है, देश पर युद्ध के बादल छाए हुए थे। वीर भूमि के वीर जवान हाथ में बंदूक लिए फौजी पोशाक में घर के द्वार पर खड़े थे। वे आज देश की रक्षा के लिए तत्पर थे और अपने घर वालों से विदा मांग रहे थे। जवानों की माताएं व बहनें द्वार पर तिलक की सामग्री लिए खड़ी थी। गाड़ी के जाने का समय हो रहा था। ऐसे अवसर पर प्रत्येक बहन ने अपने भैया को तिलक लगाया, हाथ में रक्षा सूत्र बांधा और लड्डू खिलाए। जवान माँ के चरणों में झुक गया। माँ ने उन्हें चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। गाड़ी स्टेशन से चलने लगी और लोगों ने हाथ हिलाकर जवानों को खुशी खुशी विदा किया। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प छांटिए। देश पर कैसे बादल छाए हुए थे? सूखे के, दुख के, काले या युद्ध के? तो देश पर युद्ध के बादल छाए हुए थे। घर के द्वार पर कौन खड़े थे? वीर जवान, किसान, लोग या माताएं? वीर जवान। देश की रक्षा के लिए कौन तत्पर थे? बहनें, माताएं, बंदूक लिए फौजी भाई या फिर किसान?
बंदूक लिए फौजी भाई। बहनें द्वार पर क्यों खड़ी थीं? बहनें द्वार पर तिलक लगाने के लिए खड़ी थीं। तो उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक छांटिए। देश पर युद्ध का संकट, युद्ध के लिए जाते जवान, हाथ हिलाते लोग या शादी में जाते जवान। तो देश पर युद्ध का संकट। ऐसे ही हमारे पास तीसरा है, आगे है, अनेकता में एकता भारतवर्ष की एक महान विशेषता है। इस विशाल देश में हिंदी, मराठी, उड़िया, तमिल, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, असमिया आदि अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक प्रदेश की वेशभूषा और खान पान भी अलग अलग है। धर्म के क्षेत्र में भी यहाँ अनेक पंथ और संप्रदाय हैं। पर्व और त्योहार भी अपने अपने क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार से मनाए जाते हैं। नृत्य और गायन में भी प्रत्येक प्रदेश की विलक्षण पद्धति है। यही नहीं, प्रकृति ने भी इस महान देश को विविधता से मंडित किया हुआ है। यहाँ का मौसम भी प्रत्येक 2 मास के बाद बदल जाता है। वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये यहाँ की 6 ऋतुएं हैं। यहाँ की भूमि भी कई प्रकार की है। कहीं दूर दूर तक सपाट मैदान है और कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, कहीं ऊंचे पठार हैं और कहीं विशाल मरुस्थल। इस प्रकार भाषा, संस्कृति और धर्म आदि की भिन्नताएं और भौगोलिक विविधताएं होते हुए भी यह देश एक है और इसमें रहने वाले हम सभी भारतीय एक हैं। तो उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प छांटिए। क, भारतवर्ष की क्या विशेषता है? अनेकता में एकता। ख, प्रकृति ने भारतवर्ष को कैसा बनाया है? विशाल, बड़ा, तिकोना या छोटा? विशाल। भारत एक विशाल देश है। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? अनेक, 10, 20 या 4? अनेक। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक प्रदेश की वेशभूषा कैसी है? अनेक रंगों की, अलग अलग, एक समान या फिर एक रंग की? अनेक रंगों की। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? भारतवर्ष की विशेषताएं, भारतवर्ष की कमियां, भारत के संत या फिर भारत की राजनीति? तो भारतवर्ष की विशेषताएं। ऐसे ही आप अगला गद्यांश कर सकते हैं, जैसे ये है, विद्यार्थी जीवन परिश्रम का काल होता है। जो विद्यार्थी इस काल में जितना अधिक परिश्रम करते हैं और जितना अधिक मन लगाकर पढ़ते हैं, वे परीक्षा में उतने ही अधिक अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। परीक्षा में सफलता प्राप्त कर लेने से प्राय जीवन में अच्छी सफलता मिल जाती है। अच्छी सफलता मिलने पर शेष जीवन आनंद पूर्वक कट जाता है। तो उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विद्यार्थी जीवन में परिश्रम करने से क्या लाभ है? खेलने का मौका मिलता है, सोने का मौका मिलता है, जीवन में असफलता मिलती है या फिर जीवन में सफलता मिलती है? जीवन में सफलता मिलती है। जीवन शब्द का विलोम क्या है? मरण, जन्म, बचपन या बुढ़ापा? मरण। ऐसे ही परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। कैसे? नकल के द्वारा, हंसने से, परिश्रम से या रोने से? परिश्रम से। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। विद्यार्थी जीवन, आनंद का समय, असफलता का समय या कम परिश्रम का समय? तो उचित शीर्षक है विद्यार्थी जीवन। ऐसे ही आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप कई गद्यांश कर सकते हैं, जैसे मनुष्य नाशवान प्राणी है, वह जन्म लेने के बाद मरता अवश्य है। अन्य लोगों की भांति महापुरुष भी नाशवान हैं, वे भी समय आने पर अपना शरीर छोड़ देते हैं, पर वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। वे अपने पीछे छोड़े गए कार्यों के कारण अन्य लोगों द्वारा याद किए जाते हैं। उनके ये कार्य चिरस्थायी होते हैं और समय के साथ साथ परिणाम और बल में बढ़ते जाते हैं। ऐसे कार्य के पीछे जो उच्च आदर्श होते हैं वे स्थायी होते हैं और परिस्थितियों में नए वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। संसार ने पिछली 25 शताब्दियों से भी अधिक समय में जितने भी महापुरुषों को जन्म दिया है, उनमें गांधी जी को यदि आज भी नहीं माना जाता तो भी भविष्य में उन्हें सबसे बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने
अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा, बल्कि जीवन धारा को सदा एक और अविभाज्य माना। जिन्हें हम सामाजिक, आर्थिक और नैतिक के नाम से पुकारते हैं, वे वास्तव में उस धारा की ही उपधाराएं हैं, उस भवन के ही अलग अलग हिस्से हैं। तो ऐसे ही आप निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, इन प्रश्नों को पढ़िए, गद्यांश को अच्छे से पढ़िए और इनके उत्तर लिखिए। मैं आशा करती हूँ आपको अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।